everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our chapter number 3 of class 6th SOF series, and the name of the chapter is States of Water. So you can get by the name of the chapter that the chapter is all about water. So let's start it. Water is the second most vital natural resource following air and is essential for all living beings. Water, air जो है वो first vital resource है हम living beings के लिए, और second क्या है? Water. It exists in different forms on earth, अलग अलग forms में exist करता है earth पर. This remarkable substance undergoes transformations through a variety of natural processes, impacting weather patterns, ecosystems and everyday human activities. So क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, अलग अलग स्टेट्स में बदलता रहता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना. नाउ इम्पैक्टिंग वेदर पैटर्न्स, जिससे वेदर पैटर्न्स भी इम्पैक्ट होते हैं हमारे. कभी तो हमारे रेनी सीजन होता है, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एनवायरनमेंट में. इकोसिस्टम को भी इफेक्ट करता है, हमारे आसपास का जो इकोसिस्टम है उसको भी. और हमारी एवरीडे ह्यूमन एक्टिविटीज है, जितनी भी हम रोज के दिनचर्या में जितने भी वर्क हम करते हैं उन सबको भी ये इम्पैक्ट करता है. नाउ 3.1 water, occurrence of water. Water is in abundant and covers nearly 71% of the earth's surface. तो अगर हम वाटर की बात करें तो अर्थ का सरफेस जो है वो 71% किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल on earth, about 97% is contained within its oceans and seas. अब अगर इस 71% वाटर जो है, ये जो 71% वाटर है, इसका भी 97% जो है, इसका 97% जो है, यानी कि पूरे अर्थ पर तो कितना है? 71% है. और उस वाटर के 97% की हम बात कर ले तो वो कहां पर है? हमारा ओशंस और सीज में है. So don't get confused between this कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ पे कितना वाटर है, 71% है, और अगर पूछा जाए कि कितना पोर्शन जो है वो हमारे सीज और ओशंस में है, जो पूरा वाटर है उसको पूरे को 100% लिया हमने, उसका 97% कहां पर है? ओशंस और सीज में है. बचा हुआ 3% जो है वो कहां पर है? बाकी रिसोर्सेज में है. The remaining 3% of Earth's water is fresh water located in lakes, rivers, ponds, glaciers and underground water. और remaining 3% जो है, 3% जो remaining है उसकी हम बात कर ले तो वो क्या है? फ्रेश वाटर है. और वो कहां पर है? रिवर्स में है, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, ग्लेशियर्स में है और अंडरग्राउंड वाटर में है. नाउ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. अब आपको पता होगा कि ये 3% जो है उसको ही हम कंज्यूम कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स इस 3% को ही कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज फ्रेश वाटर. बाकी रिमेनिंग 97% जो हमारा सीज में और ओशंस में है वो तो क्या है? सॉल्ट वाटर है. दैट इज नॉट फ्रेश वाटर. वो फ्रेश वाटर नहीं है, उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा होती है, विच इज नॉट फिट फॉर अस. हमारे लिए जो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है हमारे कंजप्शन के लिए. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्टी. तो मोस्ट ऑफ द वाटर यानी कि किसकी बात कर रहा है कि कौन सा सॉल्टी है? 97% ये जो है ये क्या है? सॉल्टी वाटर है. And contains contaminants like toxins and excessive salt, making it unsafe to drink. और जो ये है इसमें क्या होता है? टॉक्सिन्स भी है, सॉल्टी है बहुत ज्यादा, एक्सेसिव सॉल्ट है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा हजार्डियस हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है, हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अवर ओलंपियाड बाइट. The human brain
and heart are composed of about 73% water. ह्यूमन ब्रेन और हार्ट की हम बात करें तो 73% इसमें क्या है, वाटर है. Illustrating the critical role of water in both the cognitive and cardiovascular functions. तो अब इससे पता लग रहा होगा कि हमारे बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम बात कर ले, बिकॉज हार्ट और जो हमारा ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, 73% उसमें क्या है, वाटर है. तो आपको पता लग रहा होगा कि हाउ मच वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ऑल्सो. Tomatoes and celery are composed of 95% water, making them some of the most hydrating vegetables available. और 95 हम अगर बात कर ले टोमेटोज की, कैलोरी की, तो इनमें क्या है, 95% जो है वो वाटर ही है, जिसकी वजह से ये बहुत हाइड्रेटिंग वेजिटेबल्स है. हाइड्रेटिंग टर्म कब यूज करी जाती है, वाटर के पर्सपेक्टिव में यूज करी जाती है. दैट मीन्स कि हमारी बॉडी को बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे अगर हम इन फ्रूट्स को, इन वेजिटेबल्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या है मोस्ट, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट हाइड्रेटिंग वेजिटेबल्स कौन से होंगे, टोमेटोज एंड कैलोरी. Importance of water. Water is essential for all living things to survive and has many important uses. वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें सबको पता है, और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस भी है जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट लेट्स गो थ्रू इट वंस. वाटर इज क्रूशियल फॉर हाइड्रेशन एंड डाइजेशन. हाइड्रेशन और डाइजेशन के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस. एनिमल्स और ह्यूमंस के बहुत वाइटल रोल करता है प्ले, एनिमल्स के और ह्यूमंस के डेवलपमेंट में. सो यू कैन गेट कि कितना इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रेशन देगा हमारी बॉडी को, आपको पता होगा डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है ना, तो देन वी सफर फ्रॉम नॉजिया, वॉमिटिंग, ऐसी चीजें होने लग जाती है वाटर की कमी से. तो डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. वाटर फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. वाटर से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, हम जो खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें वाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है. एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा जो भी हमारी बॉडी से निकलता है वो भी, उसमें भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करना, एक प्रॉपर मेंटेन करना जो टेम्परेचर है ना, तो उसको भी, उसमें भी वाटर बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है. वाटर इज वाइटल फॉर फार्मिंग, सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल फूड्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स. तो फार्मिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स ग्रो करवाने हैं, फ्रूट्स ग्रो करवाने हैं, बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इरिगेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे क्रॉप्स भी अच्छे नहीं होंगे. तो यू ऑलरेडी नो कि कितना जरूरी है वाटर फार्मिंग के लिए भी. Water is an indispensable part of daily life, used for cooking, cleaning and personal hygiene. Daily वर्क्स में भी हम बहुत ज्यादा वाटर का यूज करते हैं, क्लीनिंग करने में, कुकिंग करने में, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में, नहाते हो आप, तो हाउ डू यू ऑल डू दिस, वाटर की वजह से ही हो रहा है ना, वो बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, water bodies such as rivers, lakes and oceans play a crucial role in sustaining diverse aquatic life and preserving ecological harmony. Water bodies जैसे कि rivers हो गई, lakes हो गई और क्या ओशंस हो गए, ये बहुत ज्यादा एक्वेटिक लाइफ जो है इनमें एग्जिस्ट करती है. बहुत सारे हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो है यहाँ पे सरवाइव करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल हार्मनी को मेंटेन करने में. वाटर ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सपोर्टिंग द
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रेंजिंग फ्रॉम टेक्सटाइल्स टू ऑटोमोबाइल्स, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है फैक्ट्रीज में वो भी किस पे डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से वाटर पे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन जो है इसकी वजह से हो रहा है। टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, यानी कि बहुत सारे जो हमारी फैक्ट्री, जो इंडस्ट्रियल जो वर्क्स है वो भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं। Water stored in dams is used to generate electricity in hydroelectric power stations, making it an essential part of our daily energy supply. वाटर जो डैम्स में जो कि स्टोर करा गया है वो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। वहां पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है। किसकी हेल्प से करा जाता है, डैम्स में। आपको पता होगा डैम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो डैम्स में होती है ये चीज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। कहाँ पे होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में होता है, जो कि हमारी डेली एनर्जी का सप्लाई भी एक पार्ट है। इन प्लांट्स वाटर इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। अब सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा, जब तक इरिगेशन नहीं होगी क्या सीड का जर्मिनेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किसकी वजह से हो रहा है सीड का जर्मिनेशन, वाटर की वजह से हो रहा है। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। इरिगेशन नहीं होगा तो प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा और वो प्लांट डेड हो जाएगा, मर जाएगा। फोटोसिंथेसिस जो है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, किस पे डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस, पूरी तरीके से वाटर पे ही डिपेंडेंट है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट में ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का और मिनरल्स का, वो किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, water is one of the few substances that expands on freezing, causing ice to float on water. This unique property helps the aquatic life to survive during winters. अब क्या होता है, जब वाटर जो है अपने लिक्विड स्टेट से वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है आइस में, दैट मीन्स अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट जब हो जाता है तो क्या है कि आइस बन जाएगा। और ये जो आइस होती है वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है। ये वाटर है आपका और आइस जो है वो वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है। आई एम जस्ट शोइंग दिस लाइक आइस क्यूब्स, तो आपको पता लगे है ना। तो आइस जो है ये तो हो गया हमारा वाटर और ये हो गया हमारा आइस। आइस जो है वो वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों करती है, बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डेंसिटी वाली चीज, तो उसकी वजह से क्या होता है, आइस जो है फ्लोट करती है। अब क्या होता है कि आइस जो है हमारी वो फ्लोट करती है, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है, विंटर्स में क्या होता है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बर्फ बन जाती है वाटर की। तो फिर वो क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ क्या होती है उसमें भी सरवाइव कर जाती है। क्यों कर लेती है एक्वेटिक लाइफ सरवाइव, बिकॉज आइस जो है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती है, सिंक नहीं करती है, फ्लोट करती है। इस वजह से एक्वेटिक लाइफ आराम से सरवाइव कर जाती है। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। फ्लो करता हुआ जो वाटर होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, फ्लोइंग वाटर से जो, यानी बहते हुए पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Next is properties of water. Nature. Pure water is a odorless, tasteless and colorless liquid. अगर हम प्योर वाटर की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ले वाटर की, तो प्योर वाटर जो होता है वो उसका ना तो कोई कलर होता है, ना उसकी कोई ऑर्डर होती है, ना उसमें कोई स्मेल आती है, और वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है।
बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है वो हमेशा कंसीडर किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में 0 डिग्री सेल्सियस ही उसको हमेशा लिया जाएगा। डेंसिटी की हम बात कर ले, मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या रहती है, 1 ग्राम पर सीसी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी की बात कर ले, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। वाटर में डिस्टिल्ड वाटर होता है, आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वेयर एज अगर मैं नॉर्मल वाटर लूंगी तो वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को कंडक्ट करेगा, बिकॉज द आयंस आर प्रेजेंट इन इट। तो आयंस अगर प्रेजेंट है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन आयंस प्रेजेंट नहीं है जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, तो क्या होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का को कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, the next is universal solvent. The water is universal solvent. How? Water can dissolve a large number of substances in it, so it is known as universal solvent. Water में mostly जितने भी हम बोले कि solute जो होते हैं वो सारे water में dilute हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि water जो है वो क्या है, universal solvent है। Although जो solvent है वो और भी हो सकते हैं water के अलावा, but we say कि water is a universal solvent because water में mostly सारे solutes जो है वो dilute हो जाते हैं। So water की एक और property है, वो क्या है, water is a universal solvent. Next is your Olympiad bite. Water of seas and oceans is unfit for use due to high salinity, but can be purified by the process of desalination. क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वाटर जो होता है सीज में, ओशंस में, वो क्या है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि हाई सैलिनिटी है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट प्रेजेंट है, विच इज अनफिट फॉर ह्यूमंस टू फॉर द कंजप्शन, है ना, क्योंकि ह्यूमंस के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या रहता है, अनफिट रहता है हम अगर बात करें, लेकिन उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। जो सी और ओशंस में, जो ओशन में जो वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। किस प्रोसेस से, डीसैलिनेशन प्रोसेस से। क्या नाम है प्रोसेस का, डीसैलिनेशन। तो इस प्रोसेस से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं और हम हमारे कंजप्शन के लिए उसको फिट बना सकते हैं। नाउ रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, रेन वाटर। रेन वाटर जो है वो क्या है, नेचुरल फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर की। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आपको पता होगा स्टेट्स ऑफ वाटर में कौन सी आएगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर एग्जिस्ट इन 3 नेचुरल स्टेट्स। 3 नेचुरल स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में बात करें तो इट इज आइस, स्नो, ग्लेशियर्स, हेल एंड फ्रॉस्ट। कौन कौन सी आती है सॉलिड में, आइस हो गई, स्नो हो गई, ग्लेशियर्स हो गई, हेल हो गई, फ्रॉस्ट हो गई। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। लिक्विड की बात करें, वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वाटर जो रिवर्स में प्रेजेंट है, लेक्स में प्रेजेंट है, और इन सब में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं देखा जाए तो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और सीज, ओशंस, इनमें किसमें है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। नाउ गैस की हम बात कर ले, वाटर वेपर इन द एयर। व्हेनेवर यू बॉइल वाटर तो उससे क्या होता है, वाटर वेपर बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जब रीच कर जाता है वाटर अपना, तो वाटर वेपर का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो वाटर वेपर्स जो बनते हैं वो क्या है, गैसियस फॉर्म है वाटर की। You can see in this is the liquid, temperature 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हुआ, this is the gaseous form of water। देख सकते हो आप, ये वाटर है आपका। वाटर का जैसे ही टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का,
हमने अभी पढ़ा था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जैसे ही चला जाता है, टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस को, तो जो लिक्विड फॉर्म होती है वाटर की वो किस में चेंज होना शुरू कर देती है, वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। Next is again your Olympiad bite. Ice floats on water because it has lower density. अभी हमने बात करी थी कि डेंसिटी, अभी बात करी थी कि आइस जो है वो एक्वेटिक लाइफ कैसे सरवाइव कर जाती है विंटर्स में, जब ओशियंस का जो पानी होता है सर्दियों में जब वो आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है, आइस क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है। तो अब इससे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है। इसीलिए तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए जो आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए क्या होता है कि डेंसिटी जो है वाटर की ज्यादा है, आइस की कम है, तो आइस क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर पे। आइस हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर वेयर इंटरपार्टिकल स्पेस इज लार्जर देन वाटर। अब क्या होता है कि आइस जो होता है वो एक केज टाइप होता है, केज यानी कि पिंजरा, पिंजरा टाइप होता है कुछ ऐसा। तो क्या होता है कि आइस में एक केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, वेयर इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, इंटर पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, राइट, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, वो किस में होता है ज्यादा, आइस में ज्यादा होता है। इट इज, आइस और वाटर की मैं अगर बात कर लूं इंटर पार्टिकल स्पेस के रिलेटेड में, किसमें ज्यादा होता है, आइस में ज्यादा होता है, और केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। Now next is stable properties of different states of water. अब हम इस टेबल में देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंट जो है वाटर की स्टेट्स है और वो कैसे कैसे है। Now प्रॉपर्टी की बात करें तो शेप की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सॉलिड स्टेट आइस जो होती है उसमें शेप क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, आपको पता होगा। अगेन लिक्विड स्टेट में वाटर की हम बात करें तो नो फिक्स्ड शेप, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। पानी को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उस शेप में चला जाएगा, वाटर बॉटल में डालोगे वो इस शेप का हो जाएगा, बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप ले लेगा। तो सॉलिड की तो फिक्स शेप होती है, आइस की हमेशा फिक्स शेप रहती है। लेकिन क्या होता है, जैसे लिक्विड स्टेट में जाता है वाटर तो उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती है। और वाटर वेपर की हम बात कर ले गैसियस स्टेट में तो उसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आपने लास्ट चैप्टर में हमने ये ऐसा ही कुछ पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर दैट। वॉल्यूम की हम बात कर ले तो हमेशा हमें पता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम किसका होता है, स्टेट का। सॉलिड स्टेट जो होती है हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड स्टेट का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और गैस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, वो एक्सपैंड करती है, फ्रीली एक्सपैंड करती है। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कितना कंप्रेसिबल है, सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जी नहीं, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड को कर सकते हैं, नो इट इज नॉट कंप्रेसिबल। और अगर हम गैसियस स्टेट की बात कर ले, वाटर वेपर की बात कर ले तो इट इज कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल होता है। फ्लो की बात करें तो डज नॉट फ्लो रिजिड, क्या आइस फ्लो करती है, जी नहीं, वो लिक्विड स्टेट में जाती है, वाटर बन जाता है आइस का, तब जरूर फ्लो करती है, लेकिन आइस जो है वो फ्लो नहीं करती है, रिजिड होती है सॉलिड स्टेट में। फ्लोज इजीली, लिक्विड होता है वो आराम से फ्लो करता है, फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली। गैसियस स्टेट हम वाटर वेपर की बात कर ले तो फ्रीली, आराम से वो फ्लो करता है और बहुत इजीली और क्विकली फ्लो करता है। डेंसिटी की हम बात कर ले तो लोअर देन लिक्विड वाटर। अब हमने पढ़ा था आइस की डेंसिटी जो होता है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है डेंसिटी,
तो क्या होता है कि डेंसिटी जो आइस की होती है वो वाटर से कम होती है, तो हम बोलेंगे लोअर देन लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर से तो क्या है, कम है। हायर देन आइस, आइस से हायर क्या होती है, लिक्विड की, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आइस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, हमने बात करी थी 1 ग्राम पर सीसी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और गैसियस स्टेट में बात कर लें तो लोएस्ट डेंसिटी होती है, सबसे कम डेंसिटी होती है वाटर वेपर की। नेक्स्ट, इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर। अब इंटरचेंज भी होती है ये स्टेट्स, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड किस में, गैस में कन्वर्ट होता है। आइए देखते हैं। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। क्या होता है, वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है। किससे करता है चेंज, या तो हीटिंग से करेगा या फिर कूलिंग से करेगा। आइए देखते हैं। दिस इंटरचेंज कैन बी शोन एज, अब इसका इंटरचेंज हम कैसे करा सकते हैं। हमने आइस ली, आइस को हमने हीट किया, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या वो लिक्विड बन जाएगी, यस बन जाएगी। ये रहा हीट, एरो ऐसे जा रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा, आइस वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी हीट पे। अब अगर मैं वाटर को, आपने घर पे फ्रीज की होगी, आइस जमाते हैं हम घर पे, क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी कि कूल करवाते हैं। तो जब कूल करवाते हैं तो क्या होता है, वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वाटर वापस हमने लिक्विड लिया, अब मैं क्या करूंगी, मैं हीट करवाऊंगी, तो क्या होगा, स्टीम बनने लग जाएगी। बॉईल करवाऊंगी मैं, स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे उसके। अब अगर उसको मैं वापस कूल करवा दूंगी, अगर वाटर वेपर को वापस ठंडा करवा दूंगी स्टीम को, तो क्या होगा, वो वाटर में वापस कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, तो इससे आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि कैसे जो है वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, या ये जो सॉलिड लिक्विड गैस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो वाटर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वाटर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। सॉलिड है यानी कि वाटर की आइस फॉर्म में है, और अगर लिक्विड है तो वाटर की लिक्विड फॉर्म में है, और अगर गैस है तो वाटर वेपर या स्टीम की हम बात कर रहे हैं। तो सॉलिड जो है फॉर्म जब लिक्विड में चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। आपने सुना होगा द आइस विल गेट मेल्ट, तो क्या होता है, आइस मेल्ट कैसे हो जाती है जी, बिकॉज आइस जो है वो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। और लिक्विड से सॉलिड जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, आइस को फ्रीज करवाते हैं, फ्रीजिंग करते हैं हम। लिक्विड को अगर हमें गैस में चेंज करना है, वेपराइजेशन करवाएंगे, वेपर्स बनवाएंगे उसके, तो लिक्विड जब गैस में चेंज होगा इट इज नोन एज वेपराइजेशन। लेकिन गैस जब लिक्विड में वापस चेंज होगी, यानी कि मैंने क्या किया, ये वाला प्रोसेस करवाया, स्टीम को वाटर में चेंज कर दिया, कूल करवाया, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ सॉलिड, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, नैफ्थलीन बॉल्स का एग्जांपल हम पढ़ेंगे। क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, तो क्या होगा, सब्लिमेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। विदाउट दैट जो बीच की जो फॉर्म है उसमें चेंज नहीं हुआ, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, तो क्या हुआ, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन गया तो हम बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो ये आपको टर्म्स ध्यान रखनी है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, बिकॉज इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड इट इज वेरी इजी। आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको समझ आना चाहिए, यू विल गेट इट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, evaporation is the process by which water changes from its liquid state to into water vapors. So हमने बात करी थी कि जो वाटर है वो अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, राइट? क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है?
तो क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। लिक्विड क्या है, यहाँ पे वाटर है आपका, और गैस यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है आपका, गैस है, राइट। ओके, नाउ अब क्या होता है, इस प्रोसेस को जिससे लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। नाउ व्हेन वाटर इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट बॉइल्स एंड चेंजेस टू स्टीम। अब हमने बात करी थी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, वाटर बॉईल हो रहा था, अब उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। वेपर्स बनेंगे, स्टीम बनेगी, तो क्या होगा, वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। आपने घर पे भी देखा होगा, पैन हम चढ़ाते हैं गैस पर, थोड़ी देर में वाटर बॉईल होना शुरू होता है, और वाटर बॉईल होने के बाद उसमें से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। व्हाट इज दैट प्रोसेस, वही क्या है, इवेपोरेशन है। This process happens naturally on the surface of rivers, lakes, oceans, and even wet clothes due to the heat energy from the sun or the surrounding air. अब हम बात करें वाटर साइकिल, आपने कहीं ना कहीं पिछली क्लास में पहले कहीं पढ़ी होगी। तो अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, ये प्रोसेस इवेपोरेशन जो है वो नेचुरली होता है हमारे सराउंडिंग में। कैसे होता है हमारे सराउंडिंग में, रिवर्स की बात कर ले, सीज की बात कर ले, हम जितनी भी हमारे आसपास में वाटर बॉडीज है जो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, क्या होता है, सन की हीट से उनका जो पानी होता है वो गर्म होता है, ठीक है, या सराउंडिंग एयर जो होती है वो भी गर्म होती है, वार्म एयर होती है, उससे भी क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन नेचुरली हमारे सराउंडिंग में होता है और उससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ सो व्हाट हैपेंस कि ये सेम चीज किसमें हो रही है, वेट क्लोथ्स में भी हो रही है। क्या करते हैं हम, कपड़े भीगे हुए होते हैं, धोने के बाद में हम उनको क्या करते हैं, सुखाते हैं बाहर। अब क्या होता है, उसमें पानी है, गीले हैं वो कपड़े, हम सन में जब उन कपड़ों को सुखाते हैं, या फिर सन नहीं भी हो आप उनको सुखा दो, तो क्या होगा, वार्म एयर है आसपास में, या फिर मैं बोलूं सन है, तो उससे क्या होता है, वो वाटर जो होता है हमारे कपड़ों में उसके वेपर्स बनने शुरू होते हैं और वो इवेपोरेशन होकर वो पानी जो होता है वो सराउंडिंग में स्टीम की फॉर्म में निकल जाता है और हमारे कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में और वेट क्लोथ्स में ये जो प्रोसेस है नेचुरली हो रहा है, हमारे आसपास डेली लाइफ में इवेपोरेशन हो रहा है ड्यू टू द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। यानी कि या तो सन से जो एनर्जी मिल रही है, सन से जो एनर्जी मिल रही है उससे होता है, या फिर सराउंडिंग एयर, वार्म एयर की मैं बात करूं उससे होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये है आपका सन। सन की हीट एनर्जी की बात करूं मैं, सन की जो है हीट एनर्जी से वो कोई भी वाटर जो सरफेस है उसके ऊपर गई, जी वाटर सरफेस पे गई, राइट। सन की हीट एनर्जी वार्म ओशन सरफेस की मैं बात करूं तो उस पे वो हीट एनर्जी जो है वो जो हीट एनर्जी जो सन से मिल रही है वो उसको वार्म करेगी वाटर को, और इवेपोरेशन होके उसके वाटर वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, और क्या होगा, वाटर वेपर्स राइज करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर राइज करने शुरू हो जाएंगे। आई होप यू गॉट दिस। क्या हुआ कि जो सन है, ये आपका सन है, दैट इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, जिससे हीट मिल रही है। तो सन जो है उससे क्या हुआ, हीट एनर्जी एस जो है उससे क्या होगा, हीट एनर्जी मिल रही है। अब वो जो हमारा वार्म ओशन सरफेस है उससे क्या होगा, वेपर्स बनने शुरू होंगे, और वो वेपर्स क्या होंगे, अपवर्ड राइज करने शुरू होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आसमान में ऊपर की तरफ उठने शुरू होते हैं, जिससे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, क्लाउड्स का
फॉर्मेशन होता है. सो यू कैन नो कि इवेपोरेशन नेचुरली हमारे आसपास हो रहा है एंड इवेपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन ऑल्सो. Let's come to the next one. Next is water seems to disappear when left in open places because it so slowly changes into an invisible form called water vapor through evaporation. आप अगर कभी इस चीज को देखोगे कि आपने पानी लिया, आप उसको धूप में रख दो, बाहर ले जाकर, है ना, धूप में रख दो. एक कंटेनर में पानी लिया और उसको धूप में रख दीजिए. अब वो थोड़ी देर में वो पानी यानी कि 1 आवर में 2 आवर में वो पानी क्या होगा, कम हो जाएगा या फिर गायब ही हो जाएगा. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में जो है हमारे सराउंडिंग में चला गया. कैसे? बिकॉज अगेन वही चीज हुई, हीट एनर्जी मिली उस वाटर को, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा और वाटर के जो है वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो गया. और ये इनविजिबल होता है, हमको दिखता नहीं है. तो इसलिए क्या हम बोल सकते हैं कि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एक इनविजिबल फॉर्म है, वाटर की गैसियस स्टेट है वाटर की, जो कि इवेपोरेशन की वजह से हमें देखने के लिए मिलती है. Evaporation happens continuously even at normal room temperature, but it happens faster at higher temperatures. अब क्या होता है कि हमारे आसपास कंटिन्यूसली जो है इवेपोरेशन होता है. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ही इवेपोरेशन होगा, नहीं. जब टेम्परेचर कम होता है तब भी इवेपोरेशन होता है, लेकिन फास्टर रेट पे कब होता है, यानी कि उसकी रेट कब बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है. टेम्परेचर कम होगा, इवेपोरेशन जो होगा वो स्लो रेट पर होगा, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन फास्टर रेट पर शुरू हो जाता है. आई होप यू गॉट दिस. तो आपको समझ आ रहा होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to temperature. That means temperature बढ़ेगा तो rate of evaporation भी बढ़ेगी, temperature कम होगा rate of evaporation कम होगी, लेकिन continuously evaporation होता रहता है. even at the normal room temperature पे भी evaporation होता है. Okay. Let's come to the next one. So, next is examples of evaporation. आपके आसपास बहुत सारे examples आप देखते होंगे. आइए कुछ हम देखते हैं. जैसे कि drying of wet clothes. मैंने just आपको बताया, हम गीले कपड़ों को सुखा देते हैं तो water जो होता है वो water vapors में change हो जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है steam की फॉर्म में, और क्या हो जाता है कि वो हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं. ड्राइंग ऑफ मॉप्ड क्लोथ, तो मॉप्ड फ्लोर क्या होता है, हमारे जब हम पोंछा लगा देते हैं और जो हमारा मॉप कर देते हैं हम फ्लोर पे, तो क्या होता है थोड़ी देर में वो सूख जाता है. कैसे सूख जाता है कि जैसे ही जो सराउंडिंग में, बिकॉज जो वाटर है वो फ्लोर पर था, अब क्या हुआ सराउंडिंग में उसके वाटर वेपर्स बनने शुरू हुए और सराउंडिंग में वो वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो गया और जो फ्लोर होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है. ड्राइंग ऑफ वॉश्ड यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को धोकर हम रख देते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर में वो अपने आप सूख जाते हैं. कैसे सूखे? वो जो वाटर था वो वाटर वेपर में चेंज हुआ, उस वाटर ने अपनी स्टेट को चेंज किया, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, इसलिए क्या हुआ, जो यूटेंसिल्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये सन है, सन से क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, और फिर क्या होगा, जो वेट क्लोथ्स है वो सूख जाएंगे. सेम मॉप्ड फ्लोर है, उस पे भी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वाटर स्टीम में चेंज होगा और जो फ्लोर है वो ड्राई हो जाएगा. नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अब हम बात करें तो इवेपोरेशन जो है वो कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. दैट मीन्स कुछ फैक्टर्स से उसकी रेट चेंज होती है. अभी हमने एक फैक्टर की ऑलरेडी बात करी थी जिसमें हमने ये बोला कि इवेपोरेशन जो है उसकी रेट फास्टर होगी अगर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना. तो आइए और देख लेते हैं. सरफेस एरिया की हम बात करें, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय
द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी वेट टी शर्ट है, मैंने वेट टी शर्ट ली, मैंने उसको बिना ऐसे पूरा खोले, उसका सरफेस एरिया बढ़ाए, मैंने उसको एक तरफ सुखा दिया एज इट इज, ठीक है, और एक तरफ मैंने उसकी सरफेस एरिया बढ़ाई, उसको पूरी तरीके से खोला और फिर सुखाया। तो क्या होगा, कौन सी पहले जल्दी सूखेगी मेरी टी शर्ट? जो कि मैंने ऐसे खोल के सुखाई है। वाई? बिकॉज उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए इवेपोरेशन जल्दी हुआ और टी शर्ट जल्दी ड्राई हो गई। लेकिन मैं दूसरी टी शर्ट की बात करूं जिसका सरफेस एरिया कम है, तो वो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद में उस जो है सूखेगी, बिकॉज उसका इवेपोरेशन रेट जो है वो कम है, इस वजह से। तो समझ आ रहा होगा आपको कि कैसे सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन डिपेंडेंट है। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो डज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to rate of evaporation is directly proportional to surface area. That means surface area बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता होगा। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि उल्टा होता है, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन कब बढ़ेगा, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा। Example, when wet clothes are spread out for drying, their surface area increases, which enhances the rate of evaporation. अब मैंने जो जस्ट अभी एग्जांपल आपको बताया था कि मैं दो टी शर्ट्स लूं, एक को मैं स्प्रेड करके ऐसे सुखाऊं और एक को बिना स्प्रेड करे एज इट इज मैं सुखा दूं, तो कौन सी जल्दी सूखेगी? जो मैंने स्प्रेड करके सुखाई। क्यों सूखेगी वो जल्दी? बिकॉज उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा और वो जल्दी से सूख जाएगी इन कंपैरिजन टू द अदर टी शर्ट जिसको मैंने स्प्रेड करके नहीं सुखाया, वो धीरे सूखेगी वो भी। इवेपोरेशन उसमें भी होगा, ऐसा नहीं है इवेपोरेशन नहीं हो रहा, इवेपोरेशन उसमें भी होगा, लेकिन स्लोअर रेट पर होगा इन कंपैरिजन टू द टी शर्ट विच इज स्प्रेड आउट। नाउ अगर मैं एक और देखूं, एक्सपोज सरफेस एरिया, आप इस एग्जाम्पल में इसमें भी देख सकते हो। देखो, एक क्या है, मैंने कोई भी चीज जो है एक बोल के अंदर ले ली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं बॉइलिंग वाटर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। वाटर मैंने लिया, बॉइलिंग वाटर, मैंने क्या किया, एक बोल में उसको लिया और मैंने रख दिया, और एक तरफ बोल साइड में पड़ा है, वो पानी साइड में मैंने ऐसे बिखेर दिया। तो कौन सा वाटर है वो जल्दी ड्राई होगा? ये वाला, राइट, ये वाला। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा बिकॉज सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया कम है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। आई होप यू गॉट दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। हमने अभी बात करी थी, टेम्परेचर से रिलेटेड बात करी थी। टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर जो है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन अफेक्ट होता है। हमने अभी बात करी थी दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to temperature. That means rate of evaporation बढ़ेगा अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा। टेम्परेचर कम होगा, इवेपोरेशन धीरे होगा।
Temperature is an important factor that affects the rate of evaporation. When the temperature is high, the water molecules again gain energy and move quickly. This helps the molecules at the surface to escape into the water vapor states easily. Example, a puddle dries faster on a sunny day than on a cloudy day. अब अगर हम बात कर लें ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और फास्टर रेट पर मूव करने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन भी जल्दी होता है. नाउ तो क्या हुआ, दिस हेल्प्स द मॉलिक्यूल एट द सरफेस टू एस्केप इनटू वेपर स्टेट इजीली. तो क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी वेपर्स की स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं. अगर मैं बात करूं कि सनी डे यानी कि जिस दिन बहुत अच्छा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा धूप है, तो उस दिन क्या होगा, कोई भी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बात कर लूं कि मैंने अगर कपड़े सुखाए हैं तो क्या होगा कि मेरे क्लोथ्स कब ड्राई होंगे जल्दी, सनी डे वाले दिन, जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा है, जिस दिन सूरज निकला हुआ है. लेकिन मैं क्लाउडी डे की बात करूं, जिस दिन रेनी डे है, क्लाउड्स है बहुत सारे, टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, मेरे कपड़े थोड़े लेट सूखेंगे. इवेपोरेशन दोनों केसेस में होगा, लेकिन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कब ज्यादा होगा, जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा जिस दिन टेम्परेचर कम है. नाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखे अभी, टेम्परेचर हमने देख लिया, सरफेस एरिया हमने देख लिया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप इस फ्लो चार्ट से याद रख सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा इवेपोरेशन धीरे होगा. सरफेस एरिया अगर हाई होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, सरफेस एरिया लो होगा तो इवेपोरेशन कम होगा. अब ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड की भी हम बात कर लेते हैं. आइए now see humidity measures the amount of water vapor present in the air. If the amount of water vapor in air is high, the rate of evaporation decreases. क्या होता है कि मैं अगर बात करूं ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे आसपास किसी भी दिन या एक पर्टिकुलर मैं बोल दूं कि ह्यूमिडिटी क्या है आज, है ना, तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हमारे आसपास क्या वाटर वेपर जो है सराउंडिंग में वो कितने वाटर वेपर्स है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, राइट. अब क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो हाई है यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज. क्या हुआ, अब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर और सरफेस एरिया, लेकिन ह्यूमिडिटी क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जिस दिन वाटर वेपर ज्यादा होंगे हमारे सराउंडिंग में, इवेपोरेशन कम होगा. जिस दिन वाटर वेपर्स कम होंगे, ह्यूमिडिटी कम होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगा. नाउ एग्जाम्पल, क्लोथ्स टेक मोर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे. तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम ले, जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उस दिन हमारे कपड़े भी क्या होंगे, धीरे सूखेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे सूखने में. बिकॉज क्या होगा कि जो ह्यूमिडिटी है वो ऑलरेडी ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है हमारे सराउंडिंग में, तो इवेपोरेशन क्या होगा, धीरे होगा. तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन is indirectly proportional to humidity. That means कि जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और जिस दिन ह्यूमिडिटी कम होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. नाउ विंड स्पीड की बात कर लेते हैं हम. विंड स्पीड की बात करें, एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन also increases. With faster winds, water vapor is removed quickly from the surface, which increases the rate of evaporation. Wind speed यानी कि जिस दिन wind ज्यादा होगी, हवा बहुत अच्छी चल रही होगी, उस दिन इवेपोरेशन ज्यादा होगा. क्यों होगा ज्यादा, अब ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, राइट. तो हम यहाँ पे इसके लिए भी लिख लेते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन
is directly proportional to speed of wind. यानी जिस दिन ज्यादा अच्छी हवा चल रही होगी, स्पीड ज्यादा होगी विंड की, तो उस दिन क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और जिस दिन हवा धीरे चल रही होगी, विंड की स्पीड इतनी नहीं होगी, उस दिन क्या होगा, इवेपोरेशन स्लोअर रेट पर होगा। सो व्हाट हैपेंस कि इसमें क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है, विंड की स्पीड ज्यादा होती है, वाटर वेपर क्या होते हैं, सरफेस से जल्दी रिमूव हो जाते हैं। सरफेस जो होता है उससे क्या होते हैं, जल्दी रिमूव हो जाते हैं, यानी कि हवा में वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में सरफेस से जल्दी हवा में जाने लग जाता है, सराउंडिंग में वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। तो अगर हमने अभी जैसे बात करी थी, तो आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, टेम्परेचर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी में क्या होता है, उल्टा होता है। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे सराउंडिंग में, उस दिन इवेपोरेशन क्या होगा, धीरे होगा। जिस दिन ह्यूमिडिटी कम होगी, वाटर वेपर्स कम होंगे सराउंडिंग में, उस दिन क्या होगा, उस दिन जो है इवेपोरेशन, और जिस दिन ह्यूमिडिटी कम होगी, उस दिन इवेपोरेशन ज्यादा होगा। दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और विंड स्पीड की मैं बात कर लूं, सिर्फ एक में उल्टा हुआ, ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। लेकिन बाकी सब में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो उस दिन भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इन कंपैरिजन टू जिस दिन विंड स्पीड धीरे होगी, उस दिन रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। सो आई होप यू ऑल गॉट दिस। ठीक है, जिस दिन देखो विंड स्पीड ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। जिस दिन विंड स्पीड धीरे है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी धीरे है। तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े जिसपे रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा डिपेंड करता है। कौन से हैं वो 4 फैक्टर्स, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। एंड आई होप यू ऑल गॉट दिस। सिर्फ ह्यूमिडिटी में उल्टा हो रहा है, बाकी सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लिक्विड। आइए बात करते हैं। अ मोर वॉलेटाइल लिक्विड लो बॉइलिंग पॉइंट हैज हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन देन अ लेस वॉलेटाइल लिक्विड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इवेपोरेशन की, क्या होता है वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब है, मोर वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है मोर वॉलेटाइल लिक्विड जो होता है उसका मतलब होता है लो बॉइलिंग पॉइंट। लेस वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर इसमें हम बात करें, मोर वॉलेटाइल लिक्विड कौन सा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और लेस वॉलेटाइल कौन सा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था कि इथेनॉल, मैंने 2 लिक्विड्स लिए हैं। एक लिया मैंने इथेनॉल, राइट, एक मैंने लिया इथेनॉल और एक मैंने लिया वाटर। अब मैं अगर बात करूं इथेनॉल की, तो उसका है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। ये है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं इथेनॉल की बात करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो ये क्या होगा, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, मोर वॉलेटाइल लिक्विड। तो ये क्या हो गया हमारा, मोर वॉलेटाइल लिक्विड, राइट।
अब मैं अगर वाटर की बात करूं, हाई बॉइलिंग पॉइंट है इन कंपैरिजन टू इथेनॉल, है ना, तो ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल लिक्विड। ओके, नाउ लेट्स सी, तो हमने अब इस पर कैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल एल्कोहल की मैं बात करूं, एल्कोहल एंड इथेनॉल आर सेम, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इथेनॉल और एल्कोहल जो है वो दोनों सेम चीज होती है। और इथेनॉल या एल्कोहल जिसका भी मैं बोलूं उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस और आई कैन से 78 डिग्री सेल्सियस, और अब इवेपोरेट्स एट फास्टर देन वाटर, तो क्या होगा, ये इवेपोरेट ज्यादा जल्दी करेगा, मोर वॉलेटाइल लिक्विड क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट मींस टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कम, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, मोर वॉलेटाइल लिक्विड। और अगर मैं बात करूं वाटर की, जो कि क्या है, लेस वॉलेटाइल, वाटर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेस वॉलेटाइल लिक्विड है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। आई होप यू गॉट दिस, कि क्या हुआ इसमें, मोर वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले तो सिंपल सी चीज समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दो चीज के बॉइलिंग पॉइंट हमने जाने, इथेनॉल या आप बोल सकते हो एल्कोहल या फिर आप बोल सकते हो वाटर, दो लिक्विड्स हमने लिए, इथेनॉल का है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, 78 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो क्या होगा, मोर वॉलेटाइल लिक्विड होगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैं दूसरी तरफ बात करूं अगर वाटर की, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और इन कंपैरिजन टू इथेनॉल हाई बॉइलिंग पॉइंट है, उस वो क्या होगा, लेस वॉलेटाइल लिक्विड होगा और उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो आप समझ सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सिंपली अगर हम लिखें कि rate of evaporation is indirectly proportional to BP, that is boiling point, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओलंपियाड बाइट। अगर हम बात करें, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड sublimizes on heating and is used to create special effects in parties and weddings. ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली अ गैस, बट उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, जो कि हीट करने पर, यानी कि हीट करने पे क्या होता है, देखो सब्लिमाइजेस वर्ड कहां से आया, सब्लिमेशन से, राइट। सब्लिमाइजेस वर्ड कहां से आया आपका, सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना, ये होता है सब्लिमेशन का मतलब, राइट। तो क्या होता है, जो ड्राई आइस होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो सब्लिमाइज कर जाती है अपनी सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं, और एक इफेक्ट क्रिएट करवाया जाता है जो कि स्पेशल इफेक्ट होता क्रिएट करवा के पार्टीज और वेडिंग्स में इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा व्हाइट कलर के ऐसे पार्टीज में और वेडिंग्स में ऐसे क्लाउड्स बनाने की कोशिश करी जाती है,
तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको सब्लिमाइज करवाया जाता है, सब्लिमेशन करवाया जाता है, यानी कि उसको हीट प्रोवाइड करी जाती है, और हीट प्रोवाइड करने पर वो क्या होती है, सॉलिड टू डायरेक्ट किस फॉर्म में चली जाती है, गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। आई होप यू गॉट दिस। तो क्या हुआ, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाना। कब चेंज होगा, जब उसको हीट मिलेगी। तो ड्राई आइस के साथ ये इफेक्ट करवाया जाता है, सब्लिमेशन करवाया जाता है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में चेंज करवाया जाता है, जिसका एक स्पेशल इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, और जो कि पार्टीज और वेडिंग्स में देखते हैं हम। The amount of water vapor in air is higher on rainy days, hence rainy days are more humid. तो क्या होता है, रेनी डेज जो होते हैं उस दिन क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यानी कि जिस दिन बारिश आ रही होती है उस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। अब अगर मैं बात करूं कि बोलने का क्या मतलब है, रेनी डे जब होता है उस दिन वाटर वेपर्स जो होते हैं हमारे आसपास वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। हमने पढ़ा था रेट ऑफ, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाती है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, कम हो जाती है। तो रेनी डे पे क्या होता है, वाटर वेपर ज्यादा होते हैं हमारे आसपास, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए सनी डेज पे क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होती है। और रेनी डेज पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए कपड़े रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है और कपड़े थोड़े लेट सूखते हैं। So this was all about today's lecture. हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। Till then keep learning, stay tuned with us. Thank you so much.